अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की तारीफ वाला जो हिस्सा है, उस प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ टॉपिक्स हमने देखे थे। उसमें कि ये दो टॉपिक्स बाकी थे और एक ये थर्ड टॉपिक्स कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड, इसको हम हो सके तो नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये दो टॉपिक्स आज पहले कंप्लीट करेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA और जेनेटिक कोड। तो उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, आपको पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की तारीफ किसे कहते हैं, वो कैसे होता है वो अमल, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA कैसे बनता है, ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है, और ये सब अमल जो होता है, ये अमल किस तरह से अंजाम पाता है, कैसे ये होता है, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। यहाँ प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, इसमें हमने एक चीज़ ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा कि DNA से जो है ये mRNA या बाकी दोनों RNA वो जो तैयार होते हैं, उसमें एक एंजाइम्स का नाम मैंने कहा था, और ये जो अमल है जिसको ट्रांसक्रिप्शन, ये हमने कहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA होगा, और जब ये इब्तदाई हालत में होगा, यानी जब ये RNA तैयार होगा, तो ये RNA ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए तैयार हो रहा, इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्टेज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज कहेंगे, यानी इब्तदाई ट्रांसक्रिप्टेज कहा गया इसको। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज है यानी RNA, इन शॉर्ट में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये DNA से ये RNA तैयार होगा, ये इनएक्टिव होगा, मतलब अफाली नहीं होगा, गैर अफाली होगा। तो इसको अफाली बनाना वो अमल प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA कहलाता है, यानी इसके अंदर जो है इसको हमको अफाली बनाना है। HNRNA मतलब हेटेरोजीनस RNA, ठीक है। अब ये कैसे होता है, मुख्तसर सा इसको याद रखिए आप लोग। सबसे पहले जब ये RNA तैयार होगा, इब्तदाई RNA जिसे हम कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्टेज कह रहे हैं उसको, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए तैयार हो रहा है, तो इसको अफाली RNA बनाने में सबसे पहली चीज़, इसके 3 स्टेजेस है या इसमें 3 अमल होते हैं। एक जो अमल है उसको कैपिंग कहा जाता है। हमको पता है कैप जो होती है, टोपी हम जिसे कहते हैं, ये कैप लगवाना, जैसे ये जो पेन है हम इसको ये कैप लगवाते हैं, तो वो सिंपल सी चीज़ है। इसका जो फंक्शन है, इसका जो अफ़ाल है वो प्रोटेक्शन है। वैसे यहाँ पर ये कैपिंग का अफ़ाल फंक्शन, इसका जो अफ़ाल या फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। इसके अलावा हमने ये देखे थे कि DNA से RNA जो बनता है ये इस सेल के मरकज़ में बनेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस का अमल यहाँ कलवीमाय में होगा, राइबोसोम में। तो यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, यानी ये जब ये मरकज़े से बाहर आ जाएगा mRNA, तो इसको ले जाना है राइबोसोम में, राइबोसोम से जोड़ना है, और ये सब जो होगा तो ट्रांसपोर्ट भी होगा यहाँ पर। उसका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में और प्लस इसकी हिफाजत करने में जो है, तो ये कैपिंग वाला अमल, कैपिंग वाला जो अमल है ये उसको मदद करता है, हेल्प करता है। दूसरा जो अमल होता है इसमें, यानी इस प्रोसेसिंग के अंदर, उसे स्प्लिसिंग कहा जाता है। पहले कैपिंग होगा, स्प्लिसिंग होगा, और तीसरा जो अमल होता है इसमें वो होता है टेलिंग। ओके, चलिए अब ये कैसे होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको ये बात पता है कि जो mRNA लास्ट टाइम, उसके पहले भी बहुत 3-4 बार इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान समझाया। मैंने ये कहा था कि इसका ये 5 प्राइम में 5 डैश एंड है, ये सिर्फ 5 डैश एंड
या 5 प्राइम एंड कहला रहा है। इधर वाला जो है ये 3 प्राइम यानी लास्ट वाला या टर्मिनल स्टॉप, ठीक। अब इसमें ये जो 5 प्राइम एंड है ये वाला 3 प्राइम एंड है, ये दोनों सिरे एक जगह यानी 5 प्राइम एंड पर यहाँ कैप लगवाई जाती है, और ये जो टेलिंग है इस पर जो है तो एडेनाइन नाइट्रोजन असास को जोड़ा जाता है या न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, उसको टेलिंग कहते हैं। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें यानी ये कैपिंग का अमल होगा, यानी इस सिरे पर यहाँ जो है ये इस जगह इस तरह से एक कीमियाई मादा मिथिल एडेनोसिन मिथिल एडेनोसिन को जोड़ा जाएगा, और ये मिथिल एडेनोसिन जो है तो ये इसके जुड़ने का अमल, इसको हम कैपिंग कर रहे हैं, यानी एक तरह से इसको कैप लगवाई जा रही है, जिसका जो काम है मैंने अभी कहा आपको वो है इसका प्रोटेक्शन करना, इसकी हिफाजत करना और इसको ट्रैवलिंग में मदद करना, ठीक। ये पहली बात हो। उसके बाद टेलिंग को देख लेते, फिर जो है तो ये स्प्लिसिंग को देखा जाएगा। तो टेलिंग में क्या होगा, टेलिंग में ये होगा कि इसका जो आखिरी सिरा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये इसके बाद बहुत सारे एडेनाइन वाले न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाएंगे, और इस अमल को यानी आखिरी सिरे पर एडेनाइन वाले न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा जाना, उसको हम टेलिंग कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, टेलिंग कहे। और यही अमल जो है पॉलीएनिलाइजेशन ऐसा कहलाता है। यानी यहाँ पर एडेनाइन जो है तो कई शक्लों में इसको हम जोड़ रहे हैं, इसलिए पॉलीएडिनिलाइजेशन ऐसा इसको कहा जाता है। यानी पहले कैपिंग में होगा, मिथिल एडेनोसिन जुड़ेगा, उधर हमने देखी कि वहाँ एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, इसको हम टेलिंग कह रहे हैं। अब ये स्प्लिसिंग कैसे होगा, जब ये mRNA या कोई और RNA, हम mRNA का एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, DNA से mRNA बनेगा इस ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान, जिसको अपन प्राइमरी RNA कह सकते हैं या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसके अंदर जो है यानी ये जो एक्चुअल में जो होगा वो इस तरह से होगा, यानी ये इसमें दो तरह की चीज़ें होगी। एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बना रहा हूँ, इसमें जो कोड होंगे जैसे अपने यहाँ देखे थे कि ये जो कोडॉन्स है ऐसे, ये किसी न किसी एक अमीनो एसिड को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो हिस्सा होगा यानी ये तैयार होने वाले mRNA का ये मुकम्मल हिस्सा पूरी की पूरी तरह से ये उस तरह के कोडॉन्स नहीं बनाता है। इसके दरमियान में कुछ हिस्से ऐसे हो गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ इतना हिस्सा जो है ये हिस्सा, फिर ये बीच वाला हिस्सा ये अलग होगा, फिर ये वाला हिस्सा जिस पे कोडॉन्स होंगे, फिर ये वाला हिस्सा जहाँ पे नहीं होंगे। यानी एक तरह से कोडॉन्स वाले हिस्से के दरमियान में और कोई हिस्से हैं ऐसे छोटे छोटे, यानी इस तरह से कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। यानी मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है तो एक हिस्सा कोडॉन्स वाला होगा, एक हिस्सा नॉन कोडॉन्स वाला होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कोडॉन्स वाला हिस्सा अगर है, ये ब्लैक में बताया गया, ये नॉन कोडॉन वाला हिस्सा होगा, इस पर कोडॉन्स नहीं है, या फिर वो सीक्वेंस नहीं है कि जो किसी अमीनो एसिड को जोड़ती है। मतलब कोडॉन्स है, मतलब वो जो ट्रिपलेट कोडॉन जो अमीनो एसिड को जोड़ते हैं वो उस तरतीब में नहीं है जिस तरतीब में हमको चाहिए। अब क्या होगा, ये जो दो पार्ट्स है, ये दो पार्ट्स को दो अलग अलग नाम है। इसमें से एक को यानी ये वाला पार्ट जिस पे कोडॉन्स है इसको हम एक्सॉन कह रहे हैं और इसको इंट्रॉन कह रहे हैं, याद रखिए। अभी जो दोनों है ये एक्सॉन या अफाली है, फंक्शनल है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कोडॉन्स है जो किसी न किसी अमीनो एसिड को जोड़ते हैं प्रोटीन की तालीफ के दौरान,
और इंट्रॉन ये जो हिस्सा है वहाँ पर वो कोडॉन्स है जो किसी भी अमीनो एसिड को जोड़ते नहीं हैं। मतलब ये हुआ, अब ये एक्सॉन है, फिर ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, इसके दरमियान वाला, इसीलिए इसको इंट्रॉन भी कहा गया। दोनों बातें हैं। तो चलिए फिर क्या होगा, हमको ये इंट्रॉन को निकाल लेना पड़ेगा, और ये निकालने के बाद ये जब एक्सॉन्स एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी ये वाले पार्ट, तो फिर जाकर ये जो पूरा आरएनए है, ये पूरा आरएनए अफाली बन जाएगा। तो इसका जो स्प्लिसिंग वाला जो अमल है या ये जो मरहला है, इस मरहले के दौरान ये जो इंट्रॉन है इसको निकाला जाता है। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसमें जो है तो ये SNRNT ये एंजाइम जो है इसको कट करता है, यानी ये इस हिस्से को, एक्सॉन को कट करता है। जब ये कट हो जाएगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ ये एक्सॉन्स बचेंगे, यानी ये एक्सॉन्स वाले जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये इस तरह से ये बच जाएंगे, बीच वाला इंट्रॉन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी पहले क्या होगा, SNRNT जो है तो इसको कट कर देगा, और कट करने के बाद फिर एक एंजाइम है जिसको DNA के डुप्लीकेशन में आया था, याद होगा आपको, इसको लाइगेज कहते हैं। ये लाइगेज एंजाइम जो इसको जोड़ने का काम करेगा। अब ये जब जुड़ जाएगा तो ये मुसलसल कंटिन्यूस एक mRNA बनेगा, और उस पर जो कोड्स है, उस पर जो कोडॉन्स है, वो सभी के सभी किसी न किसी अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, और ये किसी न किसी अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, मतलब ये जो है तो ये अफाली होगा। मतलब यहाँ ये SNRNT प्लस लाइगेज एंजाइम और इसके साथ इस अमल को पूरा करने के लिए जो तवानाई चाहिए वो ATP की शक्ल में हासिल होगी, यानी ये ATP जो है ये ADP में कन्वर्ट होगा, जिससे तवानाई खारिज होगी और इस अमल को पूरा करने में वो इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से ये जो 3 स्टेजेस है, कैपिंग, स्प्लिसिंग और टेलिंग, ये पूरी होने पर ये अमल हो जाता है, जिसको प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA यानी HNRNA के बनने का अमल कहेंगे। कैपिंग किससे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मेथिल एडेनोसिन का जुड़ना कौन से हिस्से से, 5 प्राइम से या 5' एंड से। इधर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना, उसको टेलिंग हम कह रहे हैं। इंट्रॉन को कट करना, उसको निकालना, और ये एक्सॉन्स जो है इनको आपस में जोड़ देना, इसको हम जो है तो स्प्लिसिंग कह रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये 3 अमल जो पूरे हैं उसको हम प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA कह रहे हैं, और ये इस तरह से होता है। इसे याद रखिए, बहुत बार इसको पूछा जाता है। इसकी एक डायग्राम है बुक के अंदर, तो वो जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने यहाँ वो स्क्रीन पे होगी, आप उसको बना लीजिए, या फिर ये भी अगर बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायग्राम जो है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप लोग बना लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जेनेटिक कोड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड में दरअसल अभी मैंने जो आपको बताया कि जो mRNA जो है इस पर ये जो कोडॉन्स है ये 3 की शक्ल में, इसको हम जेनेटिक कोड कह रहे हैं। ओके, अब जो जेनेटिक कोड्स है ये किस तरह से ये जेनेटिक कोड ये लफ्ज़ वजूद में आया और कैसे ये यानी 3 की शक्ल में वजूद में आए, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है यहाँ पर। उससे पहले कुछ चीज़ें इसकी हिस्ट्री की है। एक साइंटिस्ट जो है उसका नाम यूनोव्स्की, ये उसका नाम है, 1964 इसने जो है, यूनोव्स्की 1964 इसने जो है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमने इससे पहले पढ़े हैं, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन, थाइमिन, ये सभी जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है उसकी जो तरतीब होती है, और प्लस ये कौन किसके साथ जुड़े हैं, इस तरतीब को इसने बताया। यानी जेनेटिक कोड में ये साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बताने की कोशिश की। उसके बाद में क्रिक, बहुत बार नाम आया ये, वैटसन एंड क्रिक में का ये क्रिक, ये जो क्रिक है, इस क्रिक ने जो है तो कोडॉन इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, यानी जो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला जो ये न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, जैसे यहाँ 3 का ग्रुप है, तो इससे कोडॉन्स ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया।
उसके बाद स्पेशली गैमो, ये साइंटिस्ट है, 1954 में इसने इसको ट्रिपलेट कोडॉन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसने कहा कि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि हमने ये देखा कि अमीनो एसिड की तादाद 20 है, इसे जोड़ने वाले 64 कोडॉन्स है, जिसमें से 61 इसमें हिस्सा लेते हैं। अब अगरचे हम न्यूक्लियोटाइड की ये देखेंगे टाइप्स इसकी किस्में, तो ये 4 है। ओके, अगर ये 2-2 के ग्रुप में होते, जैसे अगर एक होते तो 4 ही होता, 4 ही टाइप्स होती। अगर ये 2-2 के ग्रुप में होते, यानी एक ग्रुप में 2 होते, जैसे यहाँ 3 है, वैसे अगर 2 होते, तो ये अगर 2 होते तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे 16 फॉर्म होते, यहाँ पे 4 होते, तो और कई बहुत ज़्यादा होते। लेकिन अगर 3 अगर है ये, तो 3 की शक्ल में अगर है तो ये 64 एग्जैक्ट कोडॉन तैयार होते हैं। तो इन्होंने यानी गैमो ने जो है तो 1954 में इस चीज़ को बताया कि ये ट्रिपलेट होते हैं और ये 64 किस तरह से तैयार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है तो इसमें नेरेनबर्ग और मैथाई, ये 2 साइंसदान जो है, इन 2 साइंसदानों ने आर्टिफिशियल आरएनए का एक यूरासिल न्यूक्लियोटाइड तैयार किया। क्या तैयार किया? यूरासिल न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, पूरा नाम इसका डॉक्टर हरगोविंद खुराना ऐसा है। ये हरगोविंद खुराना जो है इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट कहलाता है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और अमेरिका में वहीं उसकी सिटीजनशिप लेकर वहाँ का साइंटिस्ट कहलाता है। इसने जो है इसने आर्टिफिशियल आरएनए को तैयार किया, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जेनेटिक कोड उसने तैयार किया। और वो जो जेनेटिक कोड उसने तैयार किया, वो जो जेनेटिक कोड उसने यानी एक जो सीक्वेंस बनाया, यहाँ इन्होंने सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड को बनाया, और वो जो सीक्वेंस था वो था CUCU ये वाला। इसको मल्टीप्लाई किया, कई बार बनाया, और ये बनाने के बाद उसने देखा कि ये जो 2 ट्रिपलेट कोडॉन्स है, इस ट्रिपलेट कोडॉन्स के ज़रिए 2 तरह के अमीनो एसिड तैयार किए जाते हैं। ये है ल्यूसीन और सेरिन। आगे ये नाम अपन पढ़ेंगे, एक जो टेबल रहेगा जेनेटिक कोड का उसके अंदर। इसके बाद में ये जो 2 साइंसदान हैं नेरेनबर्ग और मथाई, ये दोनों ने जो है तो ये 64 कोडॉन्स जो है किस तरह के होते हैं, तो उससे डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड के नाम से उसको पेश किया। और ये डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड जो है, यहाँ पर मैं उसको कैसे बनाना है ये बताता हूँ। बाद में आप वो जो बुक की जो डायग्राम है उसको भी आप लोगों ने बना लेना, उसमें कौन से जेनेटिक कोड के ज़रिए कौन से यानी किस तरह के अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, ये चीज़ें उसके अंदर वाज़ेह हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 64 कोडॉन्स ये कैसे बनते हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें जनरल आप इसकी मालूमात नोट डाउन कर लीजिए। इसको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलते हैं, यहाँ पर जो जेनेटिक कोड की जो डिक्शनरी है ये कैसी बनाई है, यानी कैसे जेनेटिक्स कोड 64 तैयार होते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। ये पूरी तरह से यहाँ मैं इसको कट करता हूँ ताकि यहाँ बनाने में आपको आसानी हो जाए। चलिए आप लोग, मैं जो बना रहा हूँ उससे याद भी कैसे रखना है वो भी आपको बता दूंगा, और बनाना कैसे वो भी याद रखो या मतलब बता दूंगा। चलिए डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड जो है ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड्स कैसे बनाना है ये थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना होगा, क्योंकि इसमें जो 64 जो कोडॉन्स है ये किस तरह से आते हैं, और ये अगर आपको बनाते आया तो इसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे याद नहीं होगा ये, अगर आप इसको अलग से याद रखोगे तो इस तरह से ये, क्योंकि ट्रिपलेट कोडॉन है
इसलिए ये 3 लाइन से एक तरफ, एक जानिब इस तरफ से ये फर्स्ट लेटर्स हो गए, इधर सेकंड हो गए, उधर थर्ड हो गए, ये बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से ऊपर 4 रो इसके बना लीजिए। ठीक है, यानी 1 2 3 4 4 4 16 हो गए, और हर एक में 4 कोड्स आ जाएंगे। इसमें जो सीक्वेंस याद रखना है आपको, याद रखिए, जो लेटर्स है इधर फर्स्ट लाइन में, ये सीक्वेंस वही रखना है, U C A और G। ये UCAG जो है, यही सीक्वेंस इधर भी रखना है आपको, UCA और G। थर्ड लाइन में भी यही सीक्वेंस, लेकिन यहाँ हर जगह 4 लिखना है आपको, UCAG 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 UCAG। अगर ऐसा लिखते हैं तो अब ये जेनेटिक कोड 64 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ ये जो पहला बॉक्स है, इसमें पहला लेटर जो रहेगा, ये पहला लेटर रहेगा, ये सेकंड लेटर रहेगा, ये थर्ड लेटर रहेगा। लिख लेना आपके मालूमात के लिए इसको, ठीक है। अब ये जो यानी यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड लेटर है, यहाँ थर्ड लेटर है। ये फर्स्ट लेटर, यहाँ जो 4 कोड आएगी जेनेटिक, वो सब में फर्स्ट लेटर ये आएगा, U। ठीक है, यानी जो 3 की शक्ल में हम जेनेटिक कोड बनाने जा रहे हैं। अब दूसरा सेकंड लेटर ये आएगा, सब में U हो गया। ठीक है, अब थर्ड लेटर इसके एतबार से लिखना आपने, जैसे पहले वाला ये U, ठीक, दूसरे वाला UC, तीसरा UC के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर A और UG, ये हो गए 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वही पहला लेटर आएगा U, दूसरा ये आएगा C और C, थर्ड इसी तरह से पहले वाला U, फिर C, फिर A, फिर G। ओके, फिर 4 इसमें इसी तरह से पहला लेटर यही U। ओके, दूसरा लेटर ये आ जाएगा A। ठीक है, तीसरा लेटर इसी तरह से ये U C A और G। समझ में आ रहा है? देखिए पहला लेटर इसका लिए हमने, दूसरा इसका लिए और तीसरा इसका लिए, ये वाला। वैसे ही हर जगह लेना है हमको। अब यहाँ पर आइए, पहला U और U, इधर फिर आ जाएगा सेकंड लेटर ये G। थर्ड लेटर में आएगा U C A और G। करेक्ट, ऐसा ही सब जगह लिखना है। अब यहाँ क्या होगा, देखो एक ये मैं लिख कर आपको बताता हूँ, बाकी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला लेटर C। ओके, दूसरा ये आएगा U। ओके, थर्ड क्या आएगा इस हिसाब से UCAG, यहाँ पर UCAG। ऐसे इसको कंटिन्यू पूरा कर लीजिए। इसमें क्या आएगा, पहला लेटर देखिए ये A। ठीक है, दूसरा लेटर क्या आएगा U, तीसरा लेटर इसी तरह से UCAG। इसमें क्या होगा, पहला लेटर G होगा, दूसरा क्या होगा U होगा, थर्ड क्या होगा इसी तरह से
यू सी ए और जी, ऐसे ही कंटिन्यूस इसको करना है कंप्लीट। जैसे अगर आप एटेंडम बीच का कोई करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये करेंगे हम, अगर ये करेंगे तो ये पहला लेटर आएगा ए ए ए ए, दूसरा क्या है, ये भी ए है, तीसरा लेटर आएगा यू सी ए जी। ओके, ऐसा ये पूरा कंप्लीट करना है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एक ये बुक की डायग्राम आपके सामने होगी, और ये बुक की जो डायग्राम है, उस बुक की डायग्राम में जो आपके सामने अभी पहले ये बना लीजिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये बुक की डायग्राम आ जाएगी। तो ये जो डायग्राम है, जो टेबल है, उस टेबल में 20 अमीनो एसिड के नाम हैं। ये 20 अमीनो एसिड के जो नाम हैं, वो अमीनो एसिड के नाम आपको लिखना है वहाँ पर। ऑलरेडी लिखी है, शॉर्ट फॉर्म वहाँ लिखे है। देखिए पहले रो में, यानी पहला जो बॉक्स है, उसमें पहले के जो दो है यू 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 और यू यू सी, देख लीजिए आपके सामने हैं यू 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 और यू यू सी, पहले वाले दो, ये वाले दो जो हैं। तो ये पहले वाले जो दो है उसमें PHE लिखा है, तो वो फिनिल एलानाइन, PHE फिनिल एलानाइन। उसके नीचे जो बाकी के दो है UUA UUG LEU लिखा है, ल्यूसीन ल्यूसीन। उसके बाद दूसरे बॉक्स में चारों भी जो है उसके आगे SER लिखा है, सेरिन। उसके बाद थर्ड में, तीसरे बॉक्स में UAU और UAC TYR लिखा है, टायरोसिन। और उसके नीचे के जो दो है UAA और UAG, हमने देखे हैं mRNA के स्ट्रक्चर में कि UAA और UAG ये स्टॉप कोडॉन है, यानी कोई भी अमीनो एसिड को जोड़ते नहीं हैं। फिर लास्ट वाले बॉक्स में देखिए UGU और UGC, ये दोनों, उसके आगे CYS लिखा है, सिस्टीन, SYSTINE, सिस्टीन। उसके नीचे UGA है, वो स्टॉप कोडॉन है। और लास्ट वाला UGG जो है, उसके आगे लिखा है, UGG के आगे लिखा है TRP लिखा है उसके आगे, तो वो है ट्रिप्टोफैन उसका लॉन्ग फॉर्म है। उसके बाद दूसरे इसमें आ जाइए, दूसरे लाइन में आ जाइए, वहाँ पर पहला बॉक्स जो है, तो चारों के आगे LEU लिखा है। जो LEU लिखा है जो है, तो LEU इससे पहले आया है, ल्यूसीन। उसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स में PRO लिखा है चारों के सामने, तो PRO प्रोलाइन। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स, यानी उस लाइन का, दूसरे लाइन का थर्ड बॉक्स, CAU CAC HIS लिखा है, हिस्टिडीन, HIS हिस्टिडीन। फिर GLN लिखा है, GLN ग्लूटामाइन। उसके बाद लास्ट वाला जो है बॉक्स दूसरे लाइन का, उसके आगे ARG लिखा है, अर्जिनाइन। उसके बाद में थर्ड लाइन में देखिए पहला बॉक्स, उसमें ILE लिखा है, आइसोल्यूसिन। और आखिरी का एक, पहले तीन के सामने ILE लिखा है, आखिरी का AUG MET लिखा है, मिथियोनाइन, जो पहला अमीनो एसिड। हमको पता है mRNA पर जो है पहला जो कोडॉन होता है, इसको इनिशिएशन या इब्तिदाई कोडॉन कहते हैं, AUG होता है, और वो मिथियोनाइन को जोड़ता है। प्रोटीन की तालीफ में, प्रोटीन सिंथेसिस में हमने इसको पढ़ा था। तीसरे लाइन का दूसरा बॉक्स देखिए, वो चारों के आगे जो है THR लिखा है, 309। उसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स, थर्ड लाइन का थर्ड बॉक्स, ASN लिखा है, एस्पेरजिन। उसके बाद में LYS लिखा है, लाइसिन। नेक्स्ट बॉक्स, मतलब चौथा बॉक्स इसमें का, पहले दो के सामने लिखा है SER, जाहिर सी बात है ऊपर आ चुका है नाम, सीरिन। फिर दूसरा है ARG, ये भी ऑलरेडी नाम आ चुका है इससे पहले, अर्जिनाइन। उसके बाद लास्ट जो लाइन है उसमें पहला बॉक्स, उसके आगे VAL लिखा है, VAL वैलिन। और दूसरा बॉक्स, उसमें चारों के आगे ALA लिखा है, एलेनाइन। उसके बाद थर्ड बॉक्स, उसमें पहले दो के सामने ASP लिखा है, एस्पेरेटिक एसिड।
दूसरों के दो सामने GLU लिखा है, ग्लूटामिक एसिड, और आखिर में सबसे लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें GLY लिखा है, ग्लाइसिन। इस तरह से ये जो जेनेटिक कोड की जो डिक्शनरी है जो आपके सामने है, ये जेनेटिक कोड की डिक्शनरी और कौन से कोडॉन्स जो है ट्रिपलेट कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को तैयार करते हैं ये आपके सामने है। इसे अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। 12th एग्ज़ाम में कभी कभार इसमें का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड है उसके लिए कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन उसको जोड़ने का काम करता है, या फिर नीट वगैरह में इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जेनेटिक कोड जो है, इस जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स, उसकी खुसूसियात जो है, तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।